MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, आज की खबरों की शुरुआत करूंगा। आपको उत्तर प्रदेश और गुजरात दो खबरें दिखाऊंगा। आज उत्तर प्रदेश में दर्शकों पता है क्या हुआ है? राम मंदिर जहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां पर साजिश की गई है। लेकिन आज आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में एक्शन और इधर पीएम मोदी सोमनाथ पहुंच गए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन पहले देखिए, सनातन विरोधी साजिश करते रहे और हर बार साजिश कैसे बेनकाब हुई। तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। अब दर्शकों आपको बताएंगे आज कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक सनातनी माहौल बना है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी इस समय पहुंच गए सोमनाथ। फुल फ्रेम दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख तक गुजरात में रहेंगे और सोमनाथ की अमर गाथा वहीं से दिखाई देगी। सुनवाइए। दर्शकों आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री पहुंच गए सोमनाथ। ये आप देखिए सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम नमः शिवाय के जाप में शामिल हुए हैं। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों आपको बताते हैं, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में है तो योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले की शुरुआत हो गई, दिखाइए। आज योगी आदित्यनाथ ने स्नान किया है। फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं, ये शख्स जो है ये राम मंदिर में घुस गया और ये शख्स कश्मीर से आया, राम मंदिर में चला गया। क्या कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों? सबसे बड़ी बात है, अगली तस्वीर दिखाइए। कई साजिश चल रही है दर्शकों, माघ मेले में देख रहे हैं आप। ये बांग्लादेशी घुस रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कैसे इन्हें पकड़ा गया है। हनुमान चालीसा सुनो।
कैसे मन में चिंता कर रहा है बाबू? कैसे मन में चिंता कर रहा है बाबू? अरे सुनाइए गीता कला क्या हो गया तुझे? ए बाबा जी देखिए, ये देखिए कौन सा बाबा है? हनुमान चालीसा सुनो। कैसे मन में चिंता कर रहा है बाबू? अरे सुनाइए गीता कला क्या हो गया तुझे? ए बाबा जी अब दर्शकों एक नहीं कई बाबा हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, यानी बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी, कहीं राम मंदिर में तो कहीं माघ मेले में। सुनवाइए जरा कैसे पकड़ा गया इन्हें। पास आधार कार्ड नहीं है, अरे तो आधार कार्ड दिखाओ ना भाई। आप लोग कहाँ से हैं? किस देश के हो? अरे हरियाणा से। देखिए बिना आधार के ये लोग घुस गए हैं प्रयागराज में। बंगाली हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, कौन हो? दर्शकों ये बहरूपी हैं, देख रहे हैं आप इस महिला को, इसका नाम है दिलशाद। सोचिए आप, महिला का नाम दिलशाद हो गया। ये कहां से आई है? लोगों ने पूछा तो क्या कह रही है, सुनिए जरा। दिलशाद हुसैन, दिलशाद नाथ वगैरह सब आज पकड़े जाएंगे, क्योंकि पुलिस आ रही है, लेडीज पुलिस के नाम है दिलशाद। ये कैसे नाम है? दिलशाद हुसैन। क्योंकि भाग्य नहीं, क्योंकि धर्म आस्था से खिलवाड़ है। गायत्री मंत्र नहीं आती, सादा सुदाम को क्या? राम जी की पत्नी का नाम क्या आता है आपको? कोई भी राम जी की पत्नी का नाम हनुमान चालीसा। अगर आप संत भेद, राम जी की पत्नी का नाम क्या है? नहीं आता हमको। हनुमान चालीसा। देख रहे हैं दर्शकों, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा सवाल है। ये माघ मेले में देखिए, ये भाग रहे हैं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये देखो बाबाओं का ग्रुप। क्यों नहीं मांगोगे? नहीं मांगोगे। ये देखो, ये रहा पूरा ग्रुप और ये धमकी दे रहे हैं। आओ रुक। ये देखो बाबाओं का ग्रुप भाग रहा है। ये देखो ये लोग धमकी दे रहे थे, अभी पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ तो धमकी दे रहे थे मारने की। तो वो कहाँ गए? लेकिन दर्शकों आज बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये जो शख्स है जिसका मैंने आधार कार्ड आपको दिखाया था शुरुआत में, ये राम मंदिर के अंदर घुस गया और वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। इसे जब सुरक्षा बलों ने रोका तो ये मजहबी नारे लगाने लगा। दर्शक सोचिए आप, राम मंदिर जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा सवाल है। और आपको बता रहा हूं दर्शकों, अगर ये हरकत हुई है तो फिर एजेंसीज अब सख्ती से पूछताछ करेंगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इन लोगों की साजिश बेनकाब करेंगे। सनातन जिसे सदियों से दबाने की कोशिश हुई, मंदिर की जगह ढांचे खड़े किए गए, महमूद गजनवी आया, खिलजी आया, औरंगजेब आया, कट्टरपंथी गैंग का अहमद शेख भी, सब चले गए, लेकिन सनातन अमर है, अनंत है, अडिग है, अटूट है। तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। पहले राम मंदिर के खिलाफ बाबरी वाली साजिश, फिर सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने बार बार लूटा। मंदिर को नष्ट कर वहां मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सोमनाथ खड़ा रहा। भोले बाबा के आगे हर पापी राख हुआ, जो आया उसका नामो निशान मिट गया। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हम गवाह बन रहे हैं सनातन की उस शक्ति का जो कहती है, आए थे बहुत चले गए सब, बाकी है सिर्फ सनातन। गौरव, हमारी पहचान और हमारा सत्य। दर्शकों आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, गुजरात में भी लेकर चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आज कुछ कट्टरपंथी साजिश कर रहे हैं और उनकी साजिश जरूर दुनिया के सामने आनी चाहिए। दर्शक ये आप देख रहे हैं, यही है वो कट्टरपंथी। सनातनियों के खिलाफ देश के कोने कोने में साजिश हो रही है। कट्टरपंथियों की नजर हिंदू आस्था के पवित्र स्थल पर है, चाहे प्रयागराज का माघ मेला हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर। दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, हर जगह नफरती झुंड बनाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। मैंने दिखाया आपको कुछ ऐसी तस्वीर आज अयोध्या के राम मंदिर परिसर से सामने आई है।
जहां 3 से 4 मुस्लिम साजिशन राम मंदिर में घुस गए परिसर में। ये उनमें से एक है। राम मंदिर में कश्मीरी मुसलमानों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। खबर तो यह है कि पकड़े गए आरोपियों में से एक युवक है और एक यह 56 साल का शख्स है, जिसे नमाज पढ़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने रोका और हिरासत में ले लिया। खबर बताऊं आपको दर्शकों, पकड़े जाने के बाद कट्टरपंथियों ने भड़काऊ नारेबाजी भी की। इनके साथ एक महिला भी थी जो पुलिस एक्शन के बाद भाग गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने सोफिया नाम की लड़की को पकड़ लिया। पूछताछ में इन लोगों ने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताया और राम मंदिर में पकड़े गए शख्स का नाम अहद शेख है। दर्शकों, पुलिस के मुताबिक ये तीनों कट्टरपंथी राम मंदिर के गेट D1 से घुसे थे। इसके बाद सीता रसोई के पास अहद ने नमाज पढ़ने की कोशिश की और पुलिस वालों ने, कमांडोज ने उसे ऐसा करते देख फौरन हिरासत में ले लिया। अब इन तीनों से साजिश के हर एंगल से पूछताछ हो रही है। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि ये लोग राम मंदिर क्यों आए? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कोई कुछ भी कर ले, आने वाला भविष्य सनातन का है। सुनिए जरा। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, एक शख्स आता है, कोई तो कह रहा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन आज हम पूछ रहे हैं क्या ये बाबरी की साजिश तो नहीं है? क्योंकि थोड़े दिन पहले ये बाबरी के नाम पर कट्टरपंथी यहां पर इकट्ठा हुए थे। कहीं उन्हीं ने तो इसे नहीं भेजा है? कहीं उन्हीं में से तो एक नहीं है जो साजिश कर रहा है राम मंदिर के खिलाफ? दर्शक, और दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें बरगलाने का काम नेता कर रहे हैं। उनमें से एक है ओवैसी, जो बार बार बाबरी 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 का राग अलापते हैं और मुसलमानों को बरगलाते हैं। उसी की वजह से शायद ये शख्स यहां पर घुसा है। सुनिए ओवैसी कैसे भड़काते हैं। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। सुना दर्शकों आपने, ओवैसी कह रहे हैं कि हम बच्चों को बताएंगे, वो याद रखेंगे। क्या ये जहर भरने वाली बात नहीं है? दर्शकों, आप सोचिए। और इनके जैसे कई हैं, उनमें से एक है अरशद मदनी, जो बार बार बाबरी का राग अलापते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं। क्या इसलिए राम मंदिर में यह शख्स घुसा है? दर्शकों, हमें यकीन था कि ये मस्जिद की जगह है, मस्जिद ही थी, जब से बनी है आज तक मस्जिद है। उससे पहले ये जगह खाली होगी। जहां आज मंदिर बन रहा है ये हमेशा से मस्जिद थी। यहाँ कभी मंदिर तोड़कर नहीं बना, ये राम जन्मभूमि नहीं है। राम मंदिर में जहां लाखों श्रद्धालु जाते हैं वहां एक शख्स घुसा है। उसके बाद सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। देख रहे हैं आप, फुल फ्रेम दिखाइए जरा। लाखों की संख्या में भक्त जाता है पूरे भारत से, दुनिया भर से। लेकिन ये कौन है? और आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, यही महीना था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 2024। और अब यहां पर एक बार फिर से साजिश की जा रही है। सवाल ये दर्शकों, क्या ये बाबरी ब्रिगेड की साजिश है? इसलिए ये शख्स यहां पहुंचा है। मंदिर के खिलाफ बाबरी गैंग काफी एक्टिव है। मुर्शिदाबाद में बाबरी के बहाने मुसलमानों को भड़काया गया। ओवैसी बोले बाबरी के बारे में बच्चों को सिखाकर जाएंगे। मदनी बोले वहां बाबरी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ऐसे में अहद साजिशन राम मंदिर में नमाज पढ़ने चला गया दर्शकों। और इस घटना के बाद सीएम योगी भी अब एक्शन मोड में है। देख रहे हैं आप,
मंदिर की सुरक्षा में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। राम मंदिर के सभी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग और ज्यादा बढ़ाई गई है। पूरे अयोध्या में पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा है। इससे पहले आतंकी हमले की धमकी भी राम मंदिर में मिल चुकी है। 22 अगस्त 2024 को RDX से नष्ट करने की धमकी दी गई थी। 28 मई 2024 को भी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। 11 नवंबर 2024 को खालिस्तानी आतंकी भी धमकी दे चुका है। ऐसे में अभी राम मंदिर की सुरक्षा SSF के हाथों में है, लेकिन सुरक्षा दुरुस्त करने के लिए NSJ हब बनाने की तैयारी है दर्शकों, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज जैसे ही एक कश्मीरी मुसलमान यहां पर पहुंचा, मजहबी नारे लगाए, उसके बाद संतों में काफी आक्रोश है। सुनवाता हूं आपको। मानवता को सजोने और प्रकृति को पूजा के रूप में स्वीकार करने का जो विराट परंपरा सत्य सनातन धर्म में है, वही बात आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने कहा है। निश्चित ही विश्व के मानवीय सुरक्षा के दृष्टिगत सनातन पूरे विश्व में व्याप्त होगा, और यही इसी उद्देश्य से भारत परंपरागत कार्य कर रहा है। सनातन ही पहले था, अभी भी है सनातन, और सनातन रहेगा। सनातन का मतलब होता है जो कभी ना समाप्त हो, और पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर में सनातन का ही झंडा लहराएगा। सनातन धर्म जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की जो भावना रखने वाला जो एकमात्र सनातन धर्म जो शाश्वत है, उसी का ध्वज जो है पूरे विश्व के मानचित्र पर लहराएगा। जो सनातन संस्कृति के ध्वज के नीचे रहेगा, उसी का कल्याण होगा। सोमनाथ पर्व मनाया जा रहा है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, और यहाँ आप देख रहे हैं हर एक शख्स भगवान की भक्ति में लीन है। PM मोदी खुद पहुंचे हुए हैं। दिखाइए जरा वहां की छटा कैसी है। जो अनंत है, अनंत वर्ष की आस्था, अनंत वर्ष का है विश्वास, अनंत वर्ष की धरोहर, सहस्त्र वर्ष का स्वाभिमान। वेदः सखा खया शचिष्ठया वेदा कस्त्वा सत्यो। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, PM मोदी पहुंचे हुए हैं, लेकिन PM मोदी ने बताया कि कई आक्रमणकारी आए जिन्होंने सोमनाथ पर हमला किया, लेकिन आज भगवान शिव के आशीर्वाद से सोमनाथ वहीं का वहीं है, सनातन वहीं हैं, और जो आक्रमणकारी थे वो दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं मैं, आज प्रधानमंत्री ने बाकायदा वीडियो पोस्ट शेयर किया, और आपको यह भी बताएं, इसके पहले उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था जो सोमनाथ पर था। लेकिन सोमनाथ बड़ी गाथा है। सोमनाथ महमूद गजनी के आक्रमण के ठीक 1000 साल बाद आज सोमनाथ की धरती एक नया इतिहास रचने जा रही है। देख रहे हैं आप, ये सजावट है। PM मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं, और मोदी सोमनाथ मंदिर में विशेष ओंकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उन योद्धाओं को सम्मान देता है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दर्शकों, सोमनाथ मंदिर का इतिहास आप जानते हैं। सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, ये हजारों वर्षों की आस्था, विश्वास और संघर्ष का उदाहरण है। बार बार ध्वस्त होने के बावजूद इसका मस्तक फिर से खड़ा हुआ, इसका ध्वज फिर से लहराया। प्रमाण आप देख रहे हैं कि विनाश भले ही बार बार हुआ, लेकिन विश्वास कभी पराजित नहीं हुआ, हर हाल में अडिग रहा। साल 1024 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण किया था, और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने यहां पर हमला कर दिया था। साल 1395 में जफर खान ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। 1412 में अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया। दर्शकों, 1665 और 1706 में औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। फिर भी हर बार सोमनाथ मंदिर का उसी भव्यता से पुनर्निर्माण हुआ है, और आज उसी मंदिर में PM मोदी स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, सोमनाथ मंदिर कई आक्रमणकारियों को संदेश तो देता है, लेकिन आज
अजीत डोभाल ने भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमें भूलना नहीं चाहिए। सोमनाथ मंदिर महज एक ढांचा नहीं है, आस्था का केंद्र है और इससे हिंदू स्वाभिमान और भारतीय सभ्यता संस्कृति जुड़ी हुई है। यह मंदिर मुस्लिम हमलावरों के दानव चरित्र को दर्शाता है, दिखाता है। सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने बार बार लूटा। आखिरी बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया था दर्शकों, लेकिन जहां महादेव का वास हो उसे भला कौन मिटा सकता है। और पीएम मोदी ने कहा गजनी खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए। वहीं मंदिर और सनातन को लेकर आज एनएसए अजीत डोभाल ने भी संदेश दिया। कहा पीएम नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसे मुकाम पर ले गए हैं, अगर ये ऑटो पायलट पर भी चलता रहे तो विकसित भारत बन जाएगा। साथ ही कहा हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हमारे मंदिर लूटे गए, हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। ये इतिहास आज के हर युवा के सामने एक चुनौती रखता है। हर युवा के भीतर इस चुनौती से निपटने की आग होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बदला शब्द भले ही आदर्श ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में एक शक्तिशाली भावना है। हमें उनका बदला लेना होगा। इतिहास में हमें दर्द मिला है, दर्द ये भूलना नहीं है। सुनिए अजीत डोभाल ने आज क्या कहा है। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। लेकिन दर्शकों, आपको पता है ये साजिश की बात पीएम मोदी ने क्यों की है? क्योंकि आज भी भारत देश में साजिश हो रही है और ये साजिश दर्शकों पता है कौन कर रहा है? सियासतदान कर रहे हैं, ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी एक ख्वाब देख रहे हैं आप, ये उनके ख्वाब की तस्वीर है जहां एक महिला भारत की प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बुर्के वाली होगी, ये कहना है उनका। और इधर ईरान में क्या हो रहा है? जो बुर्के वाले हैं उन्हें भगाया जा रहा है कि आप हटिए यहां से। आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसे ये साजिश की जा रही है। पहली तस्वीर आप देखिए। यहां ईरान में जो शरिया कानून से चल रहा है देश, उस खलीफा को उखाड़ फेंकने के लिए जनता सड़कों पर है। और इधर ओवैसी चाहते हैं कि भारत में बुर्के वाली प्रधानमंत्री बन जाए। सोचिए जरा, ये ओवैसी का ख्वाब है और ईरान में उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ओवैसी अलग चल रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये ईरान में विद्रोह हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये महिला विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि हमें बुर्का नहीं चाहिए, लेकिन ओवैसी को बुर्का चाहिए। वो तस्वीर देखें जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। ये ईरान में विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि हम अपनी आजादी से जीना चाहते हैं, हमें बुर्का वुर्का नहीं चाहिए। लेकिन ओवैसी को क्या चाहिए दर्शक? जनता कह रही है ईरान की कि हमें बुर्का नहीं चाहिए, हमें दाढ़ी वाला कोई भी नहीं चाहिए जो हमारे देश पर राज करे। लेकिन ओवैसी तो एक कदम आगे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो बुर्के वाली ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बुर्का चाहिए। ये सोच क्या बताती है? क्या ये साजिश नहीं है दर्शकों? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ओवैसी का ख्वाब। ये देखिए आप, ये एआई जनरेटेड है। ऐसे ही कोई ख्वाब देख रहे हैं, वो लाल किले की प्राचीर है और वो पीछे खड़े हुए हैं, शपथ दिला रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब है, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। और ओवैसी दर्शकों इस ख्वाब को देखते भी हैं और जुबान से बोलते भी हैं। सुनिए जरा, ओवैसी को सुनवाइए। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी का ख्वाब है दर्शकों, लेकिन मैं आपको बताऊं असदुद्दीन ओवैसी कि आपको यह ख्वाब नहीं देखनी चाहिए। ईरान में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप,
इसी बुर्के की वजह से ईरान जल रहा है, ईरान बर्बाद हो रहा है और आपको बुर्का चाहिए। देखिए वहां क्या हो रहा है, सुनाइए जरा। देख रहे हैं दर्शकों आप, यहां पर ईरान जल रहा है, लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देख रहे हैं आप, बुर्के के लिए ईरान जल रहा है और भारत में ओवैसी ने बुर्का प्लान बनाया है, लेकिन वो बुर्का ब्रिगेड वाले इस तस्वीर को देख लें जरा। अब दर्शकों डर लगने लगा बुर्के वाली सरकार को। वहां पर तो इंटरनेट बंद कर दिया है, लोगों को मारा जा रहा है। खबर यह है 200 से ज्यादा लोग मार दिए गए, लेकिन अब एलॉन मस्क ने स्टारलिंक को फ्री कर दिया है। वहीं से ये तस्वीर सामने आ रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है खामनेई को, यानी भारत में ओवैसी ख्वाब देख रहे हैं और उधर ट्रंप खामनेई को चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए जरा। कि अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो हम दखल देंगे, और इसका मतलब जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें वहीं करारा प्रहार करना जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस बुर्के से आजादी के लिए ईरान जल रहा है, जिस इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंकने के लिए ईरानी सड़कों पर हैं, भारत में भाईजान वैसा ही ख्वाब देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब ओवैसी को कौन बताए भारत में कितने औरंगजेब आए और चले गए, यहीं की मिट्टी में दफन हो गए, लेकिन सनातनी धरती पर कभी इस्लामिक ख्वाब पूरा नहीं हुआ। अब ओवैसी आए हैं मजहबी रंग में रंगी सियासत लेकर, लेकिन ख्वाब खलीफा जैसा है। India is a Hindu nation and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. मुंबई के मुस्लिम मेयर से देश के पीएम तक AIMIM का बुर्के वाली पर बयान महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ईरानी खलीफा जैसा प्लान प्रतीत होता है। लेकिन ओवैसी भूल गए, जहां कंकर कंकर शंकर है, वहां न गजनबी का ख्वाब पूरा हुआ, न मोहम्मद गौरी की सल्तनत रही, न औरंगजेब और न आज के छांगुर। हमारा कुछ बुरा होना रहता तो उसी समय हो जाता, लेकिन उसमें से हम बाहर आए और फिर से एक हिंदुओं का देश इस नाते आगे बढ़ रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई? आसमानी सुल्तानी दोनों प्रकार के अत्याचारों में से हम जा रहे थे, नरमुंड तोले जा रहे थे मनों से, यज्ञोपवीत को भी तोला जाता था। ऐसे अत्याचारों में हमने अपने धर्म को बचा कर रखा, अपना बलिदान देकर भी, और फिर से आज उस सनातन धर्म का डंका सारी दुनिया में हमारे संतों के द्वारा प्रसारित हो रहा है। ओवैसी को सनातन की धरती से आखिरी संदेश यही है, ईरान जाइए अगर इस्लामिक साम्राज्य चाहिए, आपको भी खलीफा के साथ शायद ट्रंप कहीं का टूर करा दें। अब दर्शकों मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा ईरान की, लेकिन पहले ये ओवैसी साहब का ख्वाब क्या है इसके बारे में तो जानकारी ले लीजिए। ओवैसी का ख्वाब है दर्शकों ये देख रहे हैं आप, ये उनका ही ख्वाब है। ईरान में शुरू हुई हिजाब से आजादी की जंग पर देख रहे हैं आप कितना उफान है वहां पर। इस्लामिक साम्राज्य बुर्का ब्रिगेड की सत्ता पूरी दुनिया में हिलती दिख रही है दर्शकों, और ईरान में हिजाब से आजादी की मांग पर सड़कें जल रही हैं जो आपके सामने है। इस्लामिक रिजीम ईरान में अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, लेकिन इसी बीच भारत में एक नई बुर्के वाली सियासी साजिश रची जा रही है। ओवैसी भारत में हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, सपना। ओवैसी चाहते हैं
कि एक दिन बुर्के वाली भारत की प्रधानमंत्री बने, तो क्या ओवैसी भारत में इस्लामिक साम्राज्य का सपना देख रहे हैं? जिस भारत में हर शख्स को आजादी है, वहां बुर्का शब्द जोड़ना क्या जरूरी था? या ओवैसी भारत की राजनीति को मजहबी दिशा में मोड़ने की कोशिश में लगे हुए, जैसे ईरान में कभी उसकी आजादी छीनकर इस्लामिक कानूनों को जकड़ा गया? क्या भारत में ओवैसी वैसा ही सपना बुन रहे हैं और उसका चेहरा कोई बुर्के वाली है? आखिर भारत के सेक्युलर ढांचे को इस्लामिक एजेंडे से जोड़ने की कोशिश क्यों हुई? ओवैसी के बयान का मतलब भारत को ईरान जैसे मजहबी राष्ट्र की ओर धकेलना है। ईरान में जनता जिस सोच को नकार रही है, ओवैसी भारत में उस सोच को थोपना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ओवैसी के नेता ने मुंबई में बुर्के वाली पीएम का ऐलान कर दिया था, मेयर का ऐलान कर दिया था। लेकिन ओवैसी से पहले कितने औरंगजेब आए और यहीं मिट्टी में मिल गए। यानी जो औरंगजेब और मुगल नहीं कर पाए, क्या ओवैसी वही करना चाहते हैं? वो दिल्ली की सल्तनत पर प्रधानमंत्री बुर्के वाली को बनाना चाहते हैं और वो सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। सुनिए जरा। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। ये ओवैसी का सपना है, ख्वाब है, लेकिन आज भारत में इस पर सियासत जमकर हुई दर्शक। और ओवैसी को क्या कहा गया सुनवाता हूं आपको। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. इस मानसिकता से इन भड़काऊ भाईजान को बाहर आना पड़ेगा। और आप देखिए कि नारी तो हमारे यहाँ पहले ही प्रधानमंत्री रही हैं और आगे भी बनेंगी। नारी को प्रधानमंत्री की बात करते तो समझ में आता था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बुर्का नशीन को या हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने के दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वो नहीं होने वाला। ओवैसी मियां हिजाब वाली या गैर हिजाब वाली किसी पर रोक नहीं है संविधान के अंदर कि जिसको चाहे आप प्रधानमंत्री बनाइए, पर पहले वोट तो लेकर आइए। पर प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने से पहले ओवैसी मियां आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा क्यों नहीं बनाते किसी हिजाब वाली बुरखे वाली को, या चलो पसमानदा को ही बना दो। ये सेकुलरिज्म का लेक्चर देना बंद कीजिए। अपने नाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल एक वर्ग को रखा है और दुनिया भर में सेकुलरिज्म का ज्ञान बांटते फिरते हैं। इसमें बुर्का और ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, ये किसी को भड़काने की और उनकी कोशिश थी, जो मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। समाज में उन्माद पैदा करना, किसी एक समाज को और उकसा करके दूसरे समाज के खिलाफ में खड़ा करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं सोचता हूँ कि संवैधानिक व्यवस्था को वो नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी कह रही है ओवैसी का ख्वाब पूरा नहीं होगा दर्शकों, लेकिन यहाँ बुर्के वाली महिलाओं का जैसे शोषण किया गया ईरान में, अब महिलाएं बुर्के से आजादी जरूर ले लेंगी, उनका ख्वाब पूरा होगा। देख रहे हैं आप, खामनेई के प्लान को फेल करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों इधर तैयारी है इजराइल पर अटैक, और ये एआई तस्वीर हम दिखा रहे हैं। क्या वाकई ईरान की ऐसी तैयारी है? देखिए जरा।
अब दर्शकों, खामनेई अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इजराइल पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि कैसी इसकी तैयारी की जा रही है। देख रहे हैं आप, ईरान में 12 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब तबाही में तब्दील हो गया है, जो आपको इधर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन की आग अब देश के 31 में से 27 प्रांतों में फैल गई है और तेहरान के 6 बड़े अस्पतालों में अकेले 217 मौतों का दावा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के दौरान मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। खामनेई की सत्ता बचाने के लिए 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। कई शहरों में सुरक्षा बलों ने गोली और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इतना ही नहीं, पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि विरोध को दबाया जा सके। खामनेई ने विरोध को विदेशी साजिश बताया है। वो कह रहे हैं खलीफा ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने की छूट दे दी है। ये सवाल पूछा जा रहा है, जिसके बाद ट्रंप ने खामनेई और उनके करीबियों को वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा, अगर कत्लेआम हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम वहां चोट करेंगे जहां खामनेई को सबसे ज्यादा दर्द पहुंचेगा। यानी ईरान में कत्लेआम अगर बंद नहीं हुआ तो युद्ध के हालात बनेंगे, क्योंकि ट्रंप का इशारा खामनेई की सत्ता पर स्ट्राइक करने का है। दर्शकों, अगर ऐसा हुआ तो ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की जंग छिड़ सकती है और ये खामनेई का सत्ता बचाने वाला प्लान है। दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या दर्शकों, जो अभी तक आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर है। लेकिन भारत में रहने वाले लोग तो ईरान को देख रहे हैं और यहां पर कुछ अलग बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं बुर्के वाली पीएम बनेगी, लेकिन क्या वो ईरान को देख सकते हैं? ये देखिए, ये है ईरान। ये ईरान जहां पर मुस्लिम कानून नहीं थे, शरिया कानून नहीं था, महिलाओं की आजादी थी, ये वो ईरान है। देख रहे हैं आप। और आज क्या हो रहा है ईरान में, देख रहे हैं आप, महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आज जब वो बुर्के से आजादी चाहती हैं तो गोली मारी जा रही है, जंग की धमकी दी जा रही है। और दर्शकों, ये समझना होगा देश में रहने वाले लोगों को। ये आप देखिए, ईरान में महिलाएं बुर्के से आजादी चाहती हैं और इसलिए जंग लड़ रही हैं। और इधर आप देखिए भारत में क्या हो रहा है, हिजाब 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 की बात की जा रही है। ये महिलाओं को बांधने की कोशिश है, ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों। और आज आपको एक और तस्वीर बताता हूं मैं। ईरान में महिलाएं बुर्का जला रही हैं तो कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भारत में तो हिजाब पहनना पड़ेगा महिलाओं को। लेकिन यहां तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों, इधर आप देख रहे हैं कई शहरों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। दावा यह किया जा रहा है कि अब खामनेई की सत्ता हिलने लगी है। एमएन सुनाइए। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं, सड़क पर खलीफा की फौज तो है, लेकिन इधर रजा पहलवी मैदान में आ गए। ये रजा पहलवी ट्रंप के बड़े खास है दर्शकों, और दावा किया जा रहा है कि अब रजा पहलवी ही ईरान में माहौल को खराब कर रहे हैं। ये वाकई ईरान में कहा जा रहा है दर्शकों, वहां के बुद्धिजीवी इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन वहां की महिलाएं आज भी बुर्के से आजादी चाहती हैं। वहां का जेनजी अब खामनेई के खिलाफ सड़कों पर आ गया है। तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देख रहे हैं। ईरान में 1970 के दशक तक महिलाएं आजादी से अपना जीवन व्यापन करती थी। तब ईरान में ना तो हिजाब था, ना इस्लामिक बंदिशें और फतवे। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति ने पूरे सामाजिक ढांचे को बदल दिया। अयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक शासन सत्ता में आया। क्रांति के बाद हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया, महिला अधिकार भी सीमित कर दिए गए। धीरे धीरे महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता और रोजगार पर भी पाबंदी बढ़ा दी गई। यानी आजादी से जीने वाली ईरानी महिलाएं गुलामों जैसी जिंदगी जीने लगी। ईरान सामाजिक रूप से कट्टरता की ओर बढ़ा और वैश्विक विकास से पूरी तरह से कट गया। 1989 में अली खामनेई, तो आपको दिख रहे हैं, सत्ता में आए और उन्होंने और सख्त इस्लामी कानून थोप दिए। लिहाजा खामनेई के खिलाफ धीरे धीरे बगावत की आवाज बुलंद होने लगी। 2009 में ग्रीन मूवमेंट के जरिए पहली बार
बड़ी सत्ता विरोध की कोशिश हुई। उस समय चुनाव धांधली के आरोपों पर लाखों लोग सड़कों पर आ गए। सुरक्षा बलों की सख्ती से आंदोलन कुचल दिया गया और नेतृत्व दब गया। 2017-2019 में महंगाई और बेरोजगारी पर फिर से बड़ा विरोध हुआ। हर बार इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, गोलीबारी से विरोध को दबाया गया। और 2022 में हिजाब के मुद्दे पर आप देख रहे हैं, महिलाएं खुलकर इस्लामिक शासन को चुनौती दे रही थी। तब भी महिलाओं की आवाज को कुचलकर इस्लामिक साम्राज्य कायम रहा और अब फिर से यही हालात। ये बुर्के को जलाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। अब 2025 में हालात यहां तक पहुंचे कि 80% से ज्यादा ईरान जल रहा है। आजादी के लिए महिलाएं जान दे रही हैं तो पुरुष आर्थिक आजादी के लिए। हालांकि इस बार खामनेई ने सत्ता बचाने की आखिरी चाल भी चल दी है। खबर यह है कि विरोधियों के खिलाफ प्रो खामनेई समर्थक भी सड़कों पर आ गए। यानी ईरान आंतरिक विद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैधता संकट से जूझ रहा है। लेकिन जिस कट्टरता ने ईरान को तबाह किया, भारत में ओवैसी वैसा ही ख्वाब देख रहे हैं जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर है दर्शकों इस पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है। सुनवाता हूं आपको। कि अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो हम दखल देंगे, और इसका मतलब जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें वहीं करारा प्रहार करना जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी तक जो आपने तस्वीर देखी वो तो सिर्फ ईरान की थी, लेकिन ईरान में ट्रंप की नजर है। लेकिन ट्रंप की नजर एक और जगह पर है। कहां पर दर्शकों? समंदर में। समंदर में ट्रंप की नजर है, लेकिन वहां पर पुतिन भी हैं जो सिकंदर बनना चाहते हैं। तो अब समंदर के अंदर पुतिन और ट्रंप की टक्कर हो रही है दर्शकों। आइए आपको दिखाता हूं पहली तस्वीर। ये आप देखिए, उत्तरी अटलांटिक में तेल टैंकर मैरिनेरा पर कैसे अमेरिका ने कब्जा किया। फुल फ्रेम दिखाइए। अमेरिका के सैनिक रूस की शिप पर उतर गए। अब इधर कैरेबियन सी में दूसरे तेल टैंकर को पकड़ लिया है। यानी अमेरिका समंदर में अपनी बादशाहत को बढ़ाना चाहता है और उसके लिए वो ताकत दिखा रहा है। यानी दर्शकों, इधर अमेरिका कब्जे पर कब्जे कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए कैसे अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है। देखिए जरा, अब दर्शकों, रूस में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने वाकई टैंकर पर हमला किया, और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये रूस के टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं तस्वीर। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। ये रूस ने भी अब दावा कर दिया, यानी पुतिन तक खबर पहुंच गई है कि अमेरिका अपनी सख्ती दिखा रहे हैं। लेकिन अब दर्शकों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। तेल टैंकर पर दावा किया जा रहा है कि रूस का झंडा, और अब रूस अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। कहां पर दिखाएगा? ब्लैक सी में दिखाएगा दर्शकों, और उसके लिए पूरी तैयारी पुतिन ने कर ली है। लेकिन दर्शकों, इधर अमेरिका बाज नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप, वो बार बार जो अलग तेल टैंकर हैं अलग अलग देशों के, उन पर कब्जा कर रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को भी। अब दर्शकों, दावा तो यह किया जा रहा है कि रूस और चीन के जो टैंकर्स हैं उन पर ट्रंप की नजर है। लेकिन अब पुतिन ने अपने कमांडोज को मैदान में उतारने की तैयारी कर दी। पुतिन ने कह दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इस बार समंदर के अंदर जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। उसकी तैयारी आपको दिखा रहा हूं।
समंदर में भयंकर युद्ध की आहट है। लहरों के बीच सम्राट बनने की लड़ाई है। प्राकृतिक संसाधनों पर बादशाहत की होड़ मची हुई है, इसलिए ताकत की जोर आजमाइश भी जारी है। Well, you have to follow the tanker. You know, you're a good newsman. Just follow the tanker. Do you know where Follow it. Get a helicopter and follow the tanker. Is it true it's going to But we're gonna. I assume we're gonna keep the. तेल की सनक में सब आमने सामने आ गए हैं। कह सकते हैं तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया खड़ी है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? अभी तक जो आपने तस्वीर देखी वो बहुत कुछ बताती है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समंदर के अंदर तेल टैंकर पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की। तेल जहाज ओलिना को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया। 3 दिनों में अमेरिका ने 5 ऑयल टैंकर को जब्त किया है। दावा है इसमें से एक रूस का जहाज है मैरीनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया गया है और दूसरे जब्त जहाज का नाम है सोफिया पर पनामा देश का झंडा है, लेकिन यह किस देश का, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उत्तरी अटलांटिक और कैरिबियाई सागर में कार्रवाई हुई है और अमेरिका की कार्रवाई से रूस युद्ध के मोड में आ गया है। दर्शकों, रूस ने सुरक्षा के लिए सबमरीन और नौसैनिक जहाज भेज दिए हैं, लेकिन अपने जहाज को बचाने में रूस को सफलता नहीं मिली। रूस को अब अमेरिकी जहाजों को टारगेट करने की पूरी मूड में वो दिख रहा है। उत्तरी काला और बाल्टिक सागर यानी ब्लैक सी में और बाल्टिक सागर में पूरा पुतिन का बेड़ा तैयार हो चुका है। रडार सेट हो चुके हैं, यानी रूस और चीन पर अवैध तरीके से तेल ले जाने के आरोप इधर लग रहे हैं। ये आरोप गंभीर तो हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, लेकिन वेनेजुएला तेल भंडार में कितने दावेदार हैं अब दुनिया यही पूछ रही है। आपको बता रहा हूं मैं, मदुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिका ने खुद को वेनेजुएला का संरक्षक बता दिया है। हालांकि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी इसे नकार चुके हैं। बावजूद इसके ट्रंप वेनेजुएला पर अपना अधिकार जता रहे हैं। वेनेजुएला पर तेल अब किसे मिलेगा, इसको कोई नहीं जानता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने कहा अगर वेनेजुएला में नहीं होता तो चीन और रूस यहां पर होते। हालांकि ट्रंप ने चीन और रूस से तेल व्यापार के संकेत भी दे दिए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप को खुद समझ में नहीं आ रहा अब इसका करें तो करें क्या इसलिए वो हमले कर रहे हैं? सुनिए जरा। We can't have China or Russia occupy Venezuela. And if we didn't do what we did, China or Russia would have been in Venezuela. I think I can. Where's Mr. Chevron? We want them. Do you people agree? In particular, China, they need a lot of oil. Russia doesn't need so much, but Russia was there anyway. But I assume you agree that China would like to be doing a lot of business there by buying oil. And I want to just tell President Xi and President Putin, but more so in this case, President Xi, because they do need a lot of oil. And we are open for business in the United States, and we are open for business in Venezuela, right? लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? अगर समंदर में रूस और अमेरिका टकराएंगे तो क्या होगा, आपको बताता हूं। दर्शकों, पहले आप ये देखिए, पुतिन के खिलाफ क्या ट्रंप को भड़का रहे हैं जेलेंस्की चाहते हैं कि पुतिन का ध्यान यूक्रेन से हट जाए, क्योंकि अगर ट्रंप से टक्कर हुई तो जेलेंस्की बच जाएंगे। दर्शकों, और आपको बता दें, आज बाकायदा जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश भी दिया है। ये हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। सुनवाते हैं इन्होंने क्या कहा। Максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення. Росіяни користуються погодою, похолоданням і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні об'єкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію. Минулої ночі було більше 200 російських дронів і також значна кількість. अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर जेलेंस्की भड़का रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी दर्शकों, क्योंकि पुतिन पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने तो दावा कर दिया, उनके करीबी ने, कि हम टॉर्पीडो भी रखे हुए हैं। तेल के मुद्दे पर ट्रंप और पुतिन में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। इस तकरार से यूक्रेन के राष्ट्रपति खुश नजर आ रहे हैं। दर्शकों, खबर यह है, जेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध का मुद्दा इस बीच उठा दिया है। कहा, ट्रंप के शांति समझौते को पुतिन नजरअंदाज कर रहे हैं। पुतिन कूटनीतिक सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि वेनेजुएला जैसा एक्शन रूस में हो जाए,
जैसा मदुरो को बंधक बनाया वैसे ही पुतिन को बंधक बनाया जाए? बताइए जरा। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि पुतिन से उनका रिश्ता अच्छा रहा है। ट्रंप ने यह जरूर कहा कि मौजूदा हालात में मैं उनसे नाराज हूं, लेकिन ट्रंप ने जल्द ही सब कुछ पटरी पर होने का दावा किया है। आपको बता दें, अगर ऐसा हुआ तो फिर जो युद्ध की आहट है वो थम सकती है। और ट्रंप ने आज क्या इशारा किया है, सुनवाते हैं आपको। President Zelensky said that he was watching with the rest of the world as you made this order to go and capture Nicolas Maduro. And he said, Well, I don't think it's going to be necessary. I think we're going to have I've always had a great relationship with him. I'm very disappointed. I settled 8 wars. I thought this would be in the middle of the pack or maybe one of the easier ones. अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया भर में युद्ध की आहट है, लेकिन पाकिस्तान में गजब हो गया दर्शकों। वहां का हिंदू एकजुट हो गया है, क्योंकि वहां पर भी बांग्लादेश जैसे हिंदू को मारा जा रहा है दर्शकों। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। ये है वो, इसका नाम है कैलाश दर्शकों, और कैलाश को मार दिया गया है। और ये आप देख रहे हैं, ये है सरफराज जिसने मारा है। इसी से आप समझ सकते हैं, जो पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देता है दुनिया को, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। आरोपी आपके सामने दर्शकों, खुलेआम घूम रहा है वो। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, कैसे ये आप देख रहे हैं, जब आवाज लगाई गई, नारेबाजी हुई वहां पर, और नारेबाजी ऐसी कि जुल्मों की जंजीरें टूटेंगी। सुनिए। से निकाले जाएंगे कि ये तेरा मंजिल पे ही डाला जाएगा। दोस्तों, मेहरबानी, जब टूट गिरेगी जंजीरें, जब टूट गिरेगी जंजीरें। ये दर्शकों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो रहा है, और ये प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है, यानी मुनीर और शहबाज की मुश्किल बढ़ रही है। हमारे नौजवानों के कातिल जो हैं, हमारी बच्चों के अगवा में मुलविस जो लोग हैं, इनको कानून के कटड़े में लाना होगा। कल मुझे जब एसएसपी कमर रजा जसकानी साहब ने कॉल की, मैं मेरे पास ऑफिस पे था, मुझे कह रहे हैं, शिवा साहब, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम उनके वालिद साहब को और उनके घर वालों को, फैमिली को गिरफ्तार करके लेके आए। मैंने कहा, सर हम नहीं कहते आप इनको गिरफ्तार करके ले आए, हमें वो कातिल, वैशी, दरिंदा, सलाखों के पीछे चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी की मां बेटियां। दर्शकों, आज सिंध में महिलाएं भी आगे आ गईं, और उन्होंने मुनीर और शहबाज को चेतावनी दे दी। हिंदू कैसे एकजुट हुआ, दिखाइए जरा। सिंध वजीर को बोल रही हूँ कि तेरे से फूल फेंकने वाले वो कौन होते हैं, बता। यही गरीब होता है ना जो ये खड़े हैं। आज तो जो ये गरीब नजर नहीं आ रहे, सुबह से तड़प रहे, 5 दिन से मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा। एपी ने हमें माथे पे सर पे हाथ रख के परसों हमारा धरना खत्म करवाया। जब टूट गिरेगी जंजीरें तो जिंदानों की खेल नहीं। पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी हिंदुओं की हत्या की जा रही है। सिंध प्रांत में एक जमींदार ने हिंदू किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए हिंदू सड़कों पर उतर आए। हजारों हिंदुओं ने पुलिस प्रशासन को आरोपी सरफराज की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। सिंध पुलिस हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रही है। आपको खुसूसन सिंध की अकलियती बिरादरी, हिंदू बिरादरी, इसके लिए नोटिस लेना होगा। हमारे नौजवानों के कातिल जो हैं, हमारी बच्चों के अगवा में मुलविस जो लोग हैं, इनको कानून के कटड़े में लाना होगा। कल मुझे जब एसएसपी कमर रजा जसकानी साहब ने कॉल की, मैं लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं मैं कैसे अब पाकिस्तान में हिंदू एकजुट हुआ है, क्योंकि वहां पर अब हिंदुओं को मारा जा रहा है। आपको बताएं, पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। सिंध में 25 साल के किसान की दर्शकों, यही है वो जिसकी हत्या कर दी गई है। कैलाश कोली इनका नाम है, जिनको जमींदार सरफराज ने मारा है दर्शकों, जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। हत्या के बाद से आरोपी सरफराज फरार चल रहा है दर्शकों। और आपको बताऊं, घटना के बाद हिंदू समुदाय भारी गुस्से में है, आक्रोशित है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, रास्ता जाम कर आरोपी सरफराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सिंध में हिंदुओं को मारा जा रहा है,
बेटियों का अपहरण किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यह घटना सिंध प्रांत के बदीन जिले की है दर्शकों। शुक्रवार को बदीन जिला बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर दिया। लोगों ने आरोपी सरफराज की गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों ने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया है और पुलिस प्रशासन ने पीड़ित हिंदू परिवार से कई राउंड बातचीत की। एक हफ्ते में आरोपी को पकड़ने का भरोसा दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। यहां करीब 49 लाख हिंदू रहते हैं दर्शकों। और पाकिस्तान भारत में मुसलमानों के अधिकारों की बात करता है। दिल्ली में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर चिंता जताता है, लेकिन खुद अपने देश में वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, यह उसे दिखता नहीं है दर्शकों। आपको दर्शकों में सिंध के हिंदू क्या कह रहे हैं यह भी सुनवाता हूं, और पाकिस्तान को कैसे फेक प्रोपेगेंडा चलाना है भारत के खिलाफ वो भी सुनवाता हूं। सुनवाइए। जमींदार ने उनको बिना किसी सबब के, बिना किसी दुश्मनी के एक मासूम को कत्ल किया है, और बदनसीबी ये है, बदकिस्मती ये है कि उसकी एफआईआर भी जो है वो एक धरने के बाद दाखिल हुई है। हम कैलाश कोहली के जैसे कैलाश कोहली का कातिल गिरफ्तार नहीं होता तब तक हम धरना देके बैठेंगे और इंसाफ लेके हम फिर जाएंगे। यहाँ अक़लियती बिरादरी के साथ पहली दफा नहीं है कि इस तरह का जुल्म हो। यहाँ हर रोज हमारी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, शादीशुदा औरतें, नौजवान कत्ल हो रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं, उनके जबरन मजहब तब्दील हो रहे हैं, लेकिन पुलिस और इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट इस पे कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये सारे मामला जो हैं मैं समझता हूं कि बंद हो सकते हैं, इस तरह के जुल्म और नाइंसाफियां, लेकिन सिंध गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है अक़लियती बिरादरी के मसाइल पे। Historical heritage and continues to serve as a central place of worship and community life. So the demolition drive is not an isolated incident, rather it reflects I should say a very systemic and deliberate campaign by the RSS BJP nexus to target and undermine and erase the Muslim heritage across India. लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं पर हमला हुआ, अब वहां संतों ने भी आवाज उठा दी है। वहां के हालातों को लेकर सुनिए जरा। बहुत ही कायराना हरकत की है अब की बार पाकिस्तान ने। एक सरफराज नाम के जमींदार ने एक निर्दोष हिंदू की हत्या की है, जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान आज भी हिंदुओं के प्रति कितनी घृणित आस्था रखता है। जिस तरह एक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, 25 वर्ष से एक किसान के लड़का को मारा गया है गोली से, इससे साबित हो रहा है कि पाकिस्तान वहां पर भी हिंदुओं को अब निशाना बना रहा है। ऐसे पाकिस्तान जो भिखमंगा देश है, जहां पर खाने का ठिकाना नहीं है, और वहां पर हिंदुओं और सनातनियों को मारने की साजिश रच रहे हैं वहां की सरकार। किसान हिंदू युवक को मारा गया है गोली से, ये बहुत बड़ा सनातनियों पर चोट पहुंचा है। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी पाकिस्तान में भी अब मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब दर्शकों, जब बात भिखारी पाकिस्तान की हुई तो वहां पर रहने वाले आतंकियों ने भी कह दिया, ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां से कर्ज ना लिया हो पाकिस्तानी सेना ने। ये वहां के आतंकी कह रहे हैं दर्शकों, और ये तो दुनिया जानती है। और आतंकी भी वही कह रहे हैं कि मुनीर के फौजी सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना जानते हैं। और बड़ी बात यह दर्शकों कि जैसे ही पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुनीर के फौजी सिर्फ और सिर्फ कर्ज ले रहे हैं, कैसे अब वहां पर मुनीर की सेना और आतंकी आमने सामने आ गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, ये तो दुनिया जानती है। अब सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। अब पाक के पाले हुए आतंकी उसे घेर रहे हैं। हाफिज सईद के कमांडर ने पाक सरकार पर निशाना साधा। लश्कर कमांडर मोहम्मद राणा अशफाक ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। कहा पंजाब के प्रांत में बलूचिस्तान जैसे हालात हो गए, सड़क नालियां सबकी स्थिति बदतर है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कर्ज ले लिया है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, वर्ल्ड बैंक और IMF सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया है। हालात खराब हैं दर्शकों। पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा लाखों का कर्जदार होता है। कर्ज के पैसे से बार बार अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान सऊदी अरब, ब्रिटेन या स्पेन से ज्यादा विकसित हो जाता है। लेकिन कर्ज के पैसों में भ्रष्टाचार किया गया है। जनता के पैसों को हुक्मरानों ने खा लिया।
लश्कर के कमांडर ने शहबाज शरीफ को अब चेतावनी दी। पाक आर्मी चीफ मुनीर पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान सरकार पर सवाल उठे हैं। सेना के बिना कोई भी फैसला नहीं लेती सरकार। अब आतंकी सरकार से सवाल कर रहे हैं। बताइए जरा, कर्ज का पैसा कहां चला गया? ये शहबाज और मुनीर दोनों के लिए खतरे की घंटी है। दर्शकों सुनिए जरा, लश्कर का कमांडर पाकिस्तान की सेना और मुनीर की पोल खोल रहा है। सुनवाता हूं आपको। 80 साल से हम पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बना सके। आज तक पाकिस्तान ने IMF से, वर्ल्ड बैंक से, कॉमनवेल्थ से, अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरब से, UAE से, मलेशिया से, शायद दुनिया में कोई मुल्क बचा ही नहीं है कि जिससे पाकिस्तान ने कर्जा ना लिया हो, कर्जा लिया हो। पाकिस्तान ने आज तक जितना कर्जा लिया ना, अगर ये कर्जा पाकिस्तान में लगा होता तो आज पाकिस्तान सऊदी अरब से ज्यादा खूबसूरत होता, पाकिस्तान बर्तानिया से ज्यादा खूबसूरत होता, पाकिस्तान UK से ज्यादा खूबसूरत होता। तुम अगर कर्जा पाकिस्तान में लगा देते तो आज मेरे मुल्क की यह हालत ना होती। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये पाकिस्तान के आतंकी और सेना आमने सामने आ गए, लेकिन भारत ने कह दिया है कि दोनों की बातें हमें पता है, कौन कितने पानी में। अगर कोई गड़बड़ की तो फिर हम सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और आज दर्शकों जबरदस्त खबर बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान ने अगर एक गलती की तो उसका खात्मा तय है। अब यह पाकिस्तान को रोज बताना जरूरी हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक बुरी तरह हार गया था। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स CDF जैसा पद बनाना पड़ गया, जो मुल्ला मुनीर ने खुद ले लिया। यह पद तीनों सेनाओं को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए बनाया गया है। पाक को संवैधानिक संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने भी पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं। मनोज कटियार ने कहा, पाक सेना नहीं चाहती है संबंध अच्छे हों, वो चाहते हैं दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति या दोस्ती होगी तो पाक सेना की अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में जंग लड़ने की भी हिम्मत या ताकत नहीं है। पाक सिर्फ आतंकवादियों के जरिए हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान ने आगे कोई गलत हरकत की तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। इस बार सीमित लड़ाई नहीं होगी, बल्कि बहुत करारा प्रहार किया जाएगा। और उन्होंने कैसे वार्निंग दी है, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है, पर लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और आज आपको बताते हैं आज के सूत्र में आपके लिए क्या है। आज का सूत्र दर्शकों, आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी हमें क्या संदेश देती है? हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी एकता का सूत्र है। हिंदी हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं की पहचान है। ये वो भाषा है जिसमें हमें बोलना सीखा, अपने विचार हमने व्यक्त करने सीखे, अपने सपनों को आकार दिया। हिंदी ने हमें जोड़ा है घर, समाज और देश से। आज जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तब हिंदी भी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH